गुड मॉर्निंग बच्चों। कई सारे बच्चों ने ये जानना चाहा है कि पुष्प की प्रारूपिक संरचना कैसे होती है। पुष्प की प्रारूपिक यानी कि फल व बीज पैदा करने वाला भाग ही क्या होगा, पुष्प होगा। इसकी प्रारूपिक संरचना कैसे होती है, कभी क्वेश्चन भी आ जाता है। 9 से लेकर 12 तक ये क्वेश्चन किसी भी कक्षा में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए करना क्या है, अपने को सबसे पहले उसकी रचना बनानी है और रचना को सीखना है। जब कभी कोई टीचर डायग्राम को बोर्ड पे बनाए तो आपको ये चाहिए कि रफ और पेन लेकर के उसको उसकी बनाने की स्टाइल को देखना चाहिए। हो सकता है वो स्टाइल आपको अच्छी लग जाए तो उसी तरह से आप ड्रा करेंगे, या तो आप अपने से ड्रा करेंगे। जो अच्छा लगता है वही ड्रा होता है, पर देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा हो जाता है और ड्राइंग आपकी आने लगती है। तो ये ड्राइंग देखिएगा, प्रारूपिक संरचना यानी टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या पुष्प की प्रारूपिक संरचना। तो ये कैसे बनाना है ये देखना होगा। चलो शुरू करता हूँ। ये कोई भाग होगा, देखेंगे क्या होगा कि रचना को आपको देखते ही रहना है कि कैसे कैसे बनाई जा रही है। ये भी कुछ होते हैं, देखेंगे क्या होगा। अभी मैं एंथर बना रहा हूँ। इसके कई तरीके होते हैं एंथर बनाने के, तो अभी तो जनरली ऐसे ही बना रहा हूँ। आपको ऐसे ही सीखना है प्रारूपिक स्ट्रक्चर में और इसी तरह से बनाने की कोशिश भी करनी है। ये इसकी रचना कंप्लीट होगा। अब इसमें नेम करना है। नेम में कोशिश ये करना है कि कोई भी भाग उसका कैंसिल ना होने पाए, कटने ना पाए। तो उसके लिए किया क्या जाए, या तो राइट साइड में लिखें या तो लेफ्ट साइड में लिखें। जिधर आपकी पोजीशन अच्छी लगे उधर ही इसको ऐड करना चाहिए, उधर ही लिखना चाहिए। ठीक है, मैं इधर से लिखता हूँ। तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, आपको कोशिश करूँगा कि ये बकायदे समझ में आ जाए। इसको पढ़ते हैं हम स्टिग्मा। स्टिग्मा ये लिखा। इसी में जो एक ये पाइप है, यहाँ वाले पार्सल से ये नलीनुमा रचना जा रही है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, स्टाइल। क्या पढ़ेंगे, स्टाइल। ये ओवरी का भाग है। अब यहाँ पर अगर उसको लिखते हैं तो और गैपिंग हो जाएंगे, इसलिए मैं इस पार्ट में आपको लिखूंगा यहाँ पर। इसको ये वाला जो भाग होगा ये कहलाता है एंथर। फिर एंथर में ये जो धागे नुमा रचना लगी है इसको पढ़ते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। जब कभी भी आप कॉपी में नोट करेंगे तो ये लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए। हमको जगह कैप्चर करने के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब फील हो रहा है। फिर ये जो वाले पोर्शन होते हैं इनको हम पढ़ते हैं क्या, एक ही साइड में जनरली लिखना ही चाहिए। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, ये पढ़ा जाएगा कोरोला। ये जो है इसको पढ़ा जाएगा एंथर, वो सॉरी कैलिक्स। क्या पढ़ा जाएगा, कैलिक्स। ये जो पोर्शन है गोला वाला भाग बीच में, इसको पढ़ते हैं
ओवरी, ये जो पोर्शन है ये इसको पढ़ा जाता है थैलेमस, और ये जो भाग है सबसे नीचे इसको पढ़ा जाता है पेडिकल। क्या पढ़ेंगे? पेडिकल। ठीक, अब इसकी एक एक भाग की स्टडी आपको करनी है। कोरोला की जो यूनिट होती है उसको पढ़ते हैं पेटल, और इसकी जो यूनिट होती है उसको पढ़ते हैं सेपल। बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो फ्लावर की संरचना होती है, जनरली फ्लावर में जो मुख्य भाग होते हैं वो 4 हुआ करते हैं। जो 4 भाग होते हैं ना, उन 4 भाग में को 2 भाग में बांट लिया है। एक को बोला कि सहायक अंग है, एसेसरी आर्गन्स होते हैं। उस एसेसरी आर्गन में उन्होंने 2 को रखा। किसको रखा? कैलिक्स को और ये कोरोला को। कोरोला के मैंने 2 पार्टीशन बनाए हुए हैं, तो कैलिक्स और कोरोला को। दूसरा जो पार्ट इसमें है वो है जनन। इसके 2 पार्ट हैं, 4 भाग होते हैं, मेन 4 पार्ट हैं। तो उन मेन 4 पार्ट को उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया। एक को दिया कौन? सहायक अंग। कौन से अंग? सहायक अंग। इसके अंतर्गत कौन कौन से आए? 2 आए। एक आया कैलिक्स और दूसरा आया कोरोला। फिर दूसरा जो इसमें पार्ट आया उसमें कौन सा आया? जनन अंग। जनन अंग। जनन अंग में पहला पार्ट आया कौन? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये नर जनन अंग है। कौन सा? नर जनन अंग। और दूसरा जो पार्ट आया वो आया कौन सा? गायनोसियम। ये है इसका मादा जनन अंग। ठीक, ये करने के बाद इसको नोट करिएगा, इसको 1 बाय 1 आपको स्टडी करना है। अब जैसा आपको इसमें दिख रहा है वैसा स्टडी आपको करना है। ठीक, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और डीप करके पढ़ना होता है एक एक पार्ट को। जनरली आपको अभी क्या हम बता रहे हैं, पुष्प की प्रारूपिक संरचना, तो आपको डायग्राम देना है, मेन पार्ट को नोट करना है। नोट करने के बाद इसमें जितने भी डायग्राम के पार्ट आपके पास आए हुए हैं उन सबको आपको 1 बाय 1 स्टडी करनी है। इसको मिटा दें। चलिए, अब इसमें से 1 बाय 1 करना है, तो सबसे पहला कौन सा है? पेडिसल। एक एक करके पढ़ना है। पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी, पेडिसल। पेडिसल क्या होता है? पुष्प के डंठल को पेडिसल कहते हैं। डिस्क्रिप्शन सबसे नीचे का भाग होता है जो तने से जुड़ा होता है, इसके आगे कुछ नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन ये, क्या ये सभी पुष्प में होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। तो जिसमें ये होता है उसके कुछ नाम होंगे, जिसमें नहीं होता उसके कुछ नाम होंगे। तो जिनमें पेडिसल है, यस यानी है, उन पौधों को बोलेंगे, उन फ्लावर को बोलेंगे पेडिसिलेट। पेडिसिलेट क्या पढ़ेंगे? पेडिसिलेट। और जिनमें ये नहीं होता उसको पढ़ा जाएगा क्या? सेसाइल। क्या पढ़ेंगे? सेसाइल। सेसाइल है कि ये होता किसमें है? अकैसिक अरेबिका नाम सुना होगा आपने। ये जिनमें नहीं होता उसका एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ। अकैसिक अरेबिका मतलब बबूल आपके पास में होगा, इसके फ्लावर में डंठल नहीं, सेसाइल है। अच्छा, फिर इसके बाद में हम आते हैं कहाँ पर? ये इसकी स्टडी हो गई। इसके बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं? फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरा नंबर पे बात करते हैं। दूसरे नंबर में कौन है? थैलेमस। थैलेमस। अब इस थैलेमस में आया, थैलेमस क्या होता है? थैलेमस पुष्प का वह भाग है जिसमें पुष्प के सभी अंग या पुष्प के सभी भाग व्यवस्थित होते हैं, थैलेमस कहलाता है। मतलब कहने का कि ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर के ये पूरा भाग जो होगा, ये वाला भाग जिसमें पूरे आर्गन रखे हुए हैं, उसमें कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गायनोसियम है, सब व्यवस्थित है, उसी को हम क्या पढ़ेंगे? थैलेमस पढ़ेंगे।
इस थैलमस के केस में डेफिनेशन यहाँ पे इतना ही देना होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके बीच में, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि ये थैलमस का भाग है, यहीं पे कैलिक्स है, कोरोना है, एंडोसियम, गायनोसियम सब उसी में रखा उसी में रहता है। लेकिन जब कभी गैपिंग होने लगती है तो इसके नाम भी चेंज होने लगते हैं। तो जो नाम चेंज होने लगते हैं वो कई तरह से नाम चेंज होते हैं, जैसे एंड्रोफोर, एंथोफोर, गाइनोफोर, एंड्रोफोर वगैरह वगैरह। तो जो सबके अलग अलग पार्टों के नाम है, अगर इसमें डिवाइड करके हम देखने के लिए जाएँ तो ये पार्ट जो होगा थैलमस के लिए हम बात कर रहे हैं। थैलमस अगर आपको टिपिकल संरचना में लिखना है तो क्या लिखना है, पुष्प का वह भाग होता है जिसमें पुष्प के सभी अंग व्यवस्थित होते हैं, थैलमस कहलाता है। बस अब इसमें जो विशेष है, नेट में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आते हैं वो इस तरह से होंगे कि इसके जो बात की जाएगी तो ये एंथोफोर होगा, एक होगा कौन, एंथोफोर। अब एंथोफोर होता क्या, कैलिक्स और कोरोला के बीच, यहाँ पे कहाँ की बात की जाएगी, कैलिक्स एंड कोरोला के बीच इंटरनोड होगा, के बीच क्या रहेगा, इंटरनोड क्या रहेगा, के बीच इंटरनोड। सामान्य भाषा में आप इसको क्या जाने, गैपिंग। तो जब कैलिक्स और कोरोला के बीच में गैपिंग हो तब उसे हम क्या पढ़ेंगे, एंथोफोर पढ़ेंगे। दूसरा इसका बी पार्ट जो होगा, सेकेंड नंबर जो होगा इसका, वो क्या कहलाएगा, गाइनोफोर। क्या पढ़ा मैंने, गाइनोफोर। अब ये गाइनोफोर क्या होगा, ये भी ध्यान दे लेते हैं कि गाइनोफोर कैसे बनेगा। तो गाइनोफोर तो इसके बीच में गैपिंग होगी। अब गाइनोबर्ड लिखा है तो निश्चित ही हमें ये समझना चाहिए कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में अगर इंटरनोड है, यानी गैप है, किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बीच इंटरनोड हो, गैप हो, तब ये कहलाएगा। अब ये गाइनोफोर हो गया, अब बचा क्या, एंड्रोफोर। अब एंड्रोफोर में क्या पढ़ेंगे हम, कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में, सी नंबर इसका नोट करते जाएंगे फटाफट। सी नंबर कौन सा बोला मैंने, एंड्रोफोर बोला। तो 3 पार्ट इसके हो गए, एंड्रोफोर। ध्यान रखेंगे टिपिकल लक्षण में क्या पढ़ना है, ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो बच्चा नीट में बैठना चाह रहा है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एंड्रोफोर हो गया। एंड्रोफोर किनके बीच में गैपिंग शो करता है, कोरोला एंड कोरोला एंड एंड्रोसियम के बीच में, ये पार्ट हो गया इसके। इसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं। नोट हो गया इसको, नोट किया, नोट किया। इसके बाद में हम बात करेंगे कैलिक्स। एसेसरी पार्ट आ गया। अब एसेसरी पार्ट में आ गया, यानी सहायक अंग में आ गया। तो ये जो सहायक अंग होंगे उनमें से पहला नंबर लिखा मैंने क्या, कैलिक्स। कैलिक्स से है क्या, ये पुष्प का बाह्य चक्र। पॉइंट नंबर 1 बाह्य चक्र है, किसका, पुष्प का बाह्य चक्र है, पहला चक्र है। इसकी जो यूनिट होगी, कैलिक्स की जो यूनिट होगी वो सेपल कहलाएगी। जनरली ये कैसे कलर का रहेगा, हरे कलर का रहेगा। कैसा रहेगा, हरा कलर का रहेगा। फिर अगर ये कभी रंगीन हो जाए, रंगीन हो जाए यानी कलरदार हो जाए और भड़कीले कलर आ जाए, अच्छे अच्छे कलर आने लगे इसमें, तब इसको पढ़ते हैं रंगीन होने पर क्या कहा जाएगा, रंगीन होने पर पेटेलोइड। क्या बोला जाएगा, पेटेलोइड। दिक्कत नहीं होगा यहाँ। रंगीन होने पर क्या कहलाएगा, ये पेटेलोइड कहलाता है। अगर ये रंगीन हो गया तो क्या पढ़ेंगे हम, पेटालोइड। क्या पढ़ेंगे, पेटालोइड। बस इतनी बात करेंगे। फिर इसका दूसरा भाग जो होगा वो कौन सा होगा, कोरोला। क्या होगा, कोरोला। ये पुष्प का दूसरा चक्र है, पुष्प का दूसरा चक्र है। अब पुष्प का दूसरा चक्र है कैसा होगा, रंगीन होगा। कैसा होगा,
रंगीन होगा ये। तो पुष्प पहले पॉइंट लिया पुष्प का। दूसरा चक्र है। दूसरा ये कैसा होता है, रंगीन होता है। तीसरा इसकी जो यूनिट है, यूनिट वो कहलाती है क्या, पेटल। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि अगर ये भाग रंगहीन हो जाए, वो रंगीन हो जाता है कैलिक्स रंगीन, और ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो रंगहीन होने पर क्या कहलाएगा, सेपल। क्या कहलाएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन सबके सब पूछे जाने वाले हैं, पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। सेपल राइट, ये कोरोलरी। अब इसमें हम आगे की तरफ चलेंगे तो कौन से भाग होंगे, जनन अंग। चलिए जनन अंग की बात करता हूँ। जनन अंग, अब जनन अंग क्या कितने होते हैं, 2 ही होते हैं जनन। वो जो पहला जनन अंग है जिसे हम क्या पढ़ेंगे, नर जनन अंग। तो नर जनन अंग यानी मेल सेक्सुअल ऑर्गन। हमको नर जनन अंग को हम एक भाषा में इसको पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, एंड्रोसियम। क्या पढ़ेंगे, एंड्रोसियम। अब इस एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, स्ट्रक्चर में ये इस तरह से धागेनुमा रचना बनी हुई है, और यहाँ पर कुछ ऐसे लगता है, धागेनुमा रचना हो गई, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या है, इसमें आपको देखने के लिए, अगर इस वाले पार्ट में यानी एंड्रोसियम की स्टडी करने के लिए आप जाते हैं तो देखते समय मिलेगा क्या, ये इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा और कैसे मिल सकता है आपको, इस तरह से भी देखने को मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इनके जो पार्ट होते हैं, इन सभी पार्टों को आपको पढ़ना पड़ता है। कैसे पढ़ते हैं पार्ट को, कैसे जाने कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है। तो ये जो ऊपर का भाग है ये कहलाएगा एंथर, और ये जो पार्ट है इसको कहलाएंगे क्या, फिलामेंट। अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि एंथर और फिलामेंट सबसे पहले लिखना होगा जनन अंग में कि एंड्रोसियम है, ये नर जनन अंग होता है। इसकी संरचना में 2 भाग होते हैं, एक भाग को एंथर बोलते हैं जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं, और एक ये जो एंथर को ला करके पुष्प आसन पे ऐड करने के लिए एक धागेनुमा रचना है, एक पतली रचना होती है जिसे हम क्या पढ़ते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। एक चीज और होती है, ये जो पोर्शन होती है कि फिलामेंट में, ध्यान देंगे, ये जो पोर्शन है फिलामेंट में एंथर को जो जोड़ने वाला भाग है वो निलेशन कहलाता है, वो सॉरी निवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, निवेशन। इन सरसन के नाम से जानता है, इन सरसन, हिंदी में पढ़ते हैं इसको निवेशन। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है, सब नीट के क्वेश्चन। निवेशन अथवा इंसर्शन यानी वो भाग जो एंथर और फिलामेंट को जोड़ता है, ये कहलाता है क्या, निवेशन। हाँ, इसमें एक और भाग भी होता है कि ये जो पोर्शन यहाँ पर एक दूसरे को जोड़ रहे हैं ना, ये जोड़ने वाली लाइन इधर से ये बीच वाली लाइन, ये दोनों जोड़ रहे हैं लाइन, इन लाइनों को हम पढ़ते हैं कनेक्टिव। क्या पढ़ते हैं, कनेक्टिव, यानी जोड़ने वाला भाग बीच का, एंथर के बीच की जो लाइन है उससे कनेक्ट होता है। ये हो गया आपके एंड्रोसियम का। ठीक, अब एंड्रोसियम के भाग के बाद हम आगे चलते हैं किसमें, गायनोसियम में। गायनोसियम के बारे में क्या लिखेंगे कि ये मादा जनन अंग है, गायनोसियम मादा जनन अंग होता है। और इस मादा जनन अंग के स्ट्रक्चर को भी बनाएं, तो मादा जनन अंग का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो उसको कुछ इस तरह से बना हुआ आपको दिख रहा है कि नीचे का भाग खुला हुआ होता है और वो सुखा रखा होता है थाइलमस में, और यहाँ पर ये वाले भाग को हम पढ़ते हैं स्टिग्मा, इस भाग को हम पढ़ते हैं स्टाइल, इस भाग को हम पढ़ते हैं ओवरी। 3 भाग होते हैं। तो सबसे ऊपर का भाग जिसे हम
मुंडीनुमा रचना मुंडी जैसे दिखती रहती है, ऊपर गुठली जैसे लगी हुई है, ये स्टिग्मा कहलाती है। चिपचिपा होता है, यहाँ पे कोई मटेरियल होता है चिपचिपा होने के लिए। उसका कारण ये होता है कि जब कोई भी कीट आकर के यहाँ पे बैठता है तो उसके बॉडी पार्ट में कहीं पर परागकण होते हैं और वो आकर के इसमें चिपकेंगे, और वो परागकण जब यहाँ पे आते हैं तो फर्टिलाइजेशन की रेशा होती है और उसी के जरिए से सीड बनता है। तो हमें ये बताना है कि सबसे ऊपर का भाग मुंडीनुमा, सबसे ऊपर का भाग स्टिग्मा का होता है। स्टिग्मा और ओवरी के बीच का पतला भाग स्टाइल का लगता है, तथा स्टाइल जिस भाग में लगी है या गायनोसियम का वो भाग जो थाइलमस पर रखा होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। इस तरह से आप इस पूरी रचना का वर्णन करेंगे और पार्ट बाय पार्ट लिखेंगे। एक बार मैं इसको और बताता हूँ। पुष्प प्रारूपिक समझना। पेडिकल, पुष्प के डंठल को पेडिकल कहते हैं। जिसमें ये होता है वो पेटोलॉइड है, जिसमें नहीं होता वो पेडिसलेट है, जिसमें होता है, जिसमें नहीं होता वो सेसाइल होते हैं। थैलमस, पुष्प का वह भाग जिसमें पुष्प के सभी अंग व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं सहायक अंग में। सहायक अंग दो होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोना। कैलिक्स जो होता है ये हरे कलर का प्राय होता है, बाहरी चक्र है, हरे कलर का होता है, इसकी यूनिट सेपल कहलाती है। अगर ये रंगीन हो गया तो पेटल कहलाता है। कोरोना, यह पुष्प का दूसरा चक्र है, पुष्प का दूसरा चक्र होता है और इस दूसरे चक्र में ये रंगीन होता है, रंगीन यानी कलरफुल होता है और इसकी यूनिट पेटल कहलाती है। जब कभी भी ये रंगहीन हो जाए तो ये सेपेलोइड कहलाने लगता है। इसके बाद हम पहुँचते हैं कहाँ पर, जननांग में। और जननांग में दो भाग हैं, एंड्रोसियम और गायनोसियम। एंड्रोसियम को तीसरा चक्र भी पढ़ते हैं। अभी इस एंड्रोसियम में दो भाग, आपको तीन भाग दिखाया हमने कि एक रचना है जिसमें ऊपर दो खाली टाइप का लगा है और उसको हम एंथर पढ़ते हैं, उसी में परागकण होते हैं। और एंथर के बीच में वो दोनों भाग जिस लाइन से ऐड है उसे कनेक्टिव पढ़ते हैं। और उसके नीचे जो धागेनुमा रचना जो जाके थैलमस में लग रही है, ये भाग हो गया। बीच वाला जो भाग यहाँ पर है ये कनेक्टिव है। और यहाँ पर जो एक रचना जो कि इस फिलामेंट से एंथर को जोड़ रही है उसको हम इंसर्शन कहते हैं, निवेशन कहा जाता है उसको। इसके बाद में जो पार्ट आता है वो मादा जननांग होता है, ये चतुर्थ चक्र है और इसमें भी तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे ऊपर का भाग पेंटिनुमा होता है, स्टिग्मा कहलाता है। जो ओवरी से ऐड होती है स्टाइल कहलाती है, बाकी उसको ओवरी कहते हैं। इस तरह से आप उसकी स्टडी करेंगे और अभी अगर एग्जाम में आता है तो यही स्ट्रक्चर बना के यही नाम लिख करके वैसा ही वर्णन करें 1 by 1 और वर्णन करने के बाद निश्चित है आपको समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कॉल करेंगे। और YouTube में अगर देखते हैं तो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक भी करें। गुड मॉर्निंग, बाय बाय।